बीजेपी के घोषणा पत्र के जारी होने से पहले विपक्षी दलों ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया, जिसमें 5 न्याय 25 गारंटियों की बात कही गई। तो वहीं सपा के घोषणा पत्र में अब की बार सपा पर फोकस करने से परहेज किया गया। इसी तरह आरजेडी के घोषणा पत्र में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई। लोकसभा चुनाव का रण घोषणा पत्र यहां पर लगातार जारी है और अपने अपने वादे भी किए जा रहे हैं। इसमें अपने अपने यहां पर घोषणा पत्र में इरादे भी जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं गारंटी दोनों तरफ से दी जा रही है, कोई अपनी गारंटी की बात कर रहा है तो वहीं बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी की बात की जा रही है। तो बीजेपी ने आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है और इसको भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया है। इसके पहले कांग्रेस ने भी अपना न्याय पत्र जारी किया था, जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करने की बात कही थी। ईवीएम को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रहती है सरकार पर, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ईवीएम से ही वोटिंग कराएंगे, लेकिन जो पर्ची होगा वीवीपैट का उसका हम मिलान करेंगे। तो बाहर तो ईवीएम का विरोध हमने अक्सर देखने को मिला, लेकिन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसका जिक्र किया था कि हम ईवीएम से ही वोटिंग कराएंगे। और इसके पहले आरजेडी सपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं कि जिस तरह से अब सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र यहां पर जारी कर दिया है और रणभूमि 2024 की यहां पर शुरुआत हो गई है। तो देखते हैं अब ये घोषणा पत्र किस तरह से जनता में जादू डालता है और कौन इस बार 2024 के रण में फतेह हासिल करता है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजस्थान से राजकुमार शर्मा जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से रविंद्र प्रताप सिंह जी, आरजेडी नेता बिहार से संजय सिंह यादव जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है रमाकांत पटेल जी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। आपने सभी का घोषणा पत्र न्याय पत्र आपने देखा होगा, सुना होगा, तमाम तरह की इसमें गारंटी दी गई, तमाम तरह के इसमें वादे किए गए, लेकिन क्या लग रहा है आपको किसके घोषणा पत्र या न्याय पत्र, कोई इसे संकल्प पत्र कह रहा है, कोई इसे न्याय पत्र कह रहा है, किसका यह न्याय पत्र या घोषणा पत्र जनता पर इस बार जादू करना चाहता है? क्योंकि अगर आप घोषणा पत्र में देखेंगे लोक लुभावन वादे भी किए गए तो कहीं पर गारंटी भी दी जा रही है। देखिए, यह तो तब पता लगेगा जब 4 जून को मतगणना का परिणाम सामने आएगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया। लेकिन वास्तविकता यह है, आप देखें तमाम सारे लोगों के हमने घोषणा पत्र देखे, उसमें किए गए वादे भी देखे हैं, दावे भी देखे हैं सारे राजनीतिक दलों के। लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा समय में जिस तरह से लोगों का एक विश्वास केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आया है, उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव देखने को इस समय मिल रहा है। उसकी वजह है कि पिछली बार जो वादे किए गए थे उनमें से अधिकांश वादे मोदी सरकार ने पूरे कर दिए, चाहे राम मंदिर का मामला हो या अन्य 3 तलाक के मामले हो। इस तरह के मामलों को जब उसने पूरे किए हैं तो जनता का भरोसा निश्चित रूप से उस पर बढ़ता है जो किए गए वादों को पूरा करता है। अंतर इतना होता है कि सरकार में अगर आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और जनता चाहती है कि आपके द्वारा जो चुनावी वादे किए गए उन्हें आप पूरे करें। विपक्ष के साथ मजबूरी है कि वो चूंकि सत्ता में नहीं है तो वो अपने वादों को पूरा कैसे करे, लेकिन एक भरोसे की बात होती है। अगर जब आप सत्ता में आते हैं तो आपकी जो विचारधारा है या आपके जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं उन वादों को अगर आप पूरे करते हैं तो जनता के बीच आपकी बात का भरोसा बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जनता का भरोसा इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का पूरा चुनाव आप देखिए केंद्र की नीतियों के ऊपर लड़ा जाता है, देश की नीतियों को लेकर लड़ा जाता है, देश को लेकर लिए जाने वाले निर्णयों को लेकर लड़ा जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका जो वादे किए गए हैं तमाम राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में सबने अलग अलग नाम दिया है उसे, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की गारंटी का सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाएगा और मुझे लगता है कि जनता उस पर भरोसा करेगी ही। अब आप देखिए, अगर आप चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी किया है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी 2 राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। उसके बाद अन्य दलों का अपना बारी आती है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर जो मुझे देखने को लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए हैं उनको अगर आप देख लें और कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख लें,
अगर आप समय के साथ नहीं बदलते हैं, समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलते हैं, समय के साथ उठाए जाने वाले कदमों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जनता आज समझदार है, जनता जानती है कि इसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है, आपका मकसद क्या है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों दलों के अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे, उनमें जो जो वादे किए गए हैं उनको देखकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी इस मामले में। नहीं बदलेंगे तो जो स्थिति है वो स्थिति बनी रहेगी। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आज जारी हुआ है, उन्होंने अपनी 4 चीज़ों को लेकर फोकस किया है, जिसको वो प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर जाति का रूप देते हैं। वो कहते हैं युवा, महिला, गरीब और किसान मेरी नज़र में जाती है। कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र आया, उन्होंने क्या कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्टों पर अमल करेंगे, महिलाओं को हम पैसा देंगे, गरीबों को हम 72,000 रुपये देंगे। अरे भाई, गरीबों को आप 72,000 रुपये कैसे दे दोगे? आप इसकी व्यवस्था कहाँ से करोगे? ये सारी चीज़ें जब आप जनता के सामने रखोगे तब तो जनता को समझ में आएगा। ठीक है, ये सवाल तो है। मुझे लगता है कि वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, वो किस तरह से पूरी होंगी, और इस पर मुझे लगता है कि जनता भी सोचती होगी। लेकिन जनता कितना सोचती है या फिर हर जनता सोचती है, इस पर जरूर हम डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रमाकांत मिश्रा जी, देखिए, अभी तक सभी पार्टियों ने अपना न्याय पत्र, घोषणा पत्र जारी कर दिया था। आज आपने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, और भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी, आपने इसको नाम दिया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आप बाकी दूसरे जो विपक्षी दल है, अगर उनका घोषणा पत्र देखेंगे, तो उसमें जनता के लिए कुछ ज्यादा चीजें दिखाई देती है, लोक लुभावन चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। आप कह रहे हैं कि हम सशक्त बनाएंगे, हम लखपति दीदी बनाएंगे यहाँ पर 3 करोड़ लोगों को। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की जो पार्टी है वो कह रही है कि हम 1 लाख रुपए देंगे, जो घर की जो महिला है, बड़ी सदस्य, उनको हम देंगे, और बिना शर्त के। तो अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोक लुभावन इनकी पार्टियों में, इनकी तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किए गए उसमें दिखाई देता है। आपकी पार्टी की तरफ से क्या आपको लगता है कि जो आप गारंटी दे रहे हैं, जनता उससे यकीन कर रही है? मैं बड़े ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, जो कि भाजपा का संकल्प पत्र ये जनता का संकल्प पत्र है। क्योंकि उसकी वजह है, हमने 15 लाख से ऐसे ज्यादा हमने सुझाव लिए थे, खास करके इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए। तो मुझे लगता है जनता का संकल्प पत्र है, और इसमें जो हमने विकसित भारत की जो कल्पना की है 2047 तक, और उसके प्रोजेक्शन, उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको किस तरह से हम और रोड मैप बनाने की कोशिश करेंगे, ये सारे चीजें हमने दिखाया है वहां पर। जहां तक बात है भरोसा का, या जो आपने देखा कांग्रेस का जो न्याय पत्र जो उन्होंने नाम दिया है, न्याय पत्र और संकल्प पत्र, या अन्य कोई भी पार्टियां हैं जिसने संकल्प पत्र जारी किए हैं, जिसने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, मैं सबों से कहना चाहूंगा जो कि अगर आप ये कहेंगे जो कि हाँ ये आप वादे करेंगे, लेकिन उसके लिए जो अगर प्रोजेक्शन है या उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें अगर जब जनता के सामने रखेंगे तो मुझे लगता है जनता को समझने में आसानी होगी। हमने 2014 हो या 2019 के अंदर में कुछ ऐसे मुद्दे भी थे, कुछ ऐसे बुनियादी बातें थी जिसको हमने उठाया था और मैनिफेस्टो में लाया था, संकल्प पत्र में लाया था, उसको हमने पूरा भी किया है। जब बुनियादी बातें जो जनता की होती है उसको अगर आप उठाते हैं, उस विषय को आप मुद्दा बनाते हैं, उस विषय को आप लेकर के आगे आते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता का जो भरोसा है वो आपके प्रति बढ़ जाता है। उसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब हम कहते हैं जो कि अन्न, वस्त्र और आवास की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं आप जनता की उन बुनियादी बातों के ऊपर में बात कर रहे हैं, जहां पे शौचालय की बात हो, जहां पर आवास की बात हो, जहां पर जनधन खाते की बात हो, जहां पर आप देखेंगे जो कि गैस योजना की बात हो। तो ये सारी बातें बुनियादी चीजें हैं जो मुझे लगता है 2014 के अंदर में हमने बातें की थी इस चीज की, 2019 को उसको आगे बढ़ाता गया मैं, और 2024 के अंदर में इसी को कैसे और बेहतर करने की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो कि 4 करोड़ और ऐसे घर बनाए जाएंगे जिसमें आप अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस तरह से ये आवास बनाने की योजना है, इसमें आप देखेंगे रोजगार का भी सृजन होगा। तो अनेक ऐसे विषय हैं जिसको हमने छूने का कोशिश किया है। तो निश्चित तौर पर ये जनता का संकल्प पत्र है। देखिए, भरोसा करना न करना, क्योंकि आप देख चुके हैं 2014 हो 2019 हो, जनता ने भरोसा किया है और निश्चित तौर पर उसके ऊपर में हम खरे भी उतरे हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें मिला है। तो 2024 के अंदर में अगर ये संकल्प आप लग रहा है जो कि जनता का विश्वास, लेकिन एक बड़ा मुद्दा किसानों के एमएसपी का मुद्दा, इसको लेकर आपने इसमें कोई जिक्र नहीं किया। विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने साफ कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी पर गारंटी कानून जरूर बनाएंगे, आपने इस पर कोई जिक्र नहीं किया।
भगत जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी भी 22 ऐसे फसल हैं जिसकी मैं लिस्ट हमारे पास सामने पड़ी हुई है, उनके ऊपर में एमएसपी के ऊपर ही खरीद हो रही है। ऐसा नहीं है जो कि खरीद नहीं हो रही है, किसान विश्वास भी जता रहा है। ऐसा नहीं है जो कि आप जब गारंटी देंगे या आप कोई नियम बनाएंगे तभी जाकर के, देखिए नियम बनाने का जो कानून है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां पर प्रदेश सरकार से भी बात हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो कि ये जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो केंद्र के मुद्दे के साथ बैठ करके इसको सुलझाने की बात है। ये कोई इंस्टेंट चीज नहीं है जिसको हम और आप कहते हैं जो कि मैनिफेस्टो में लाने के बाद इसको, जैसे कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ऐसे कर रही है जैसे कोई हताश जुआरी हो ना, वो हताश जुआरी कहता है जो कि नहीं लास्ट पासा फेंको, और इसमें कहीं ना कहीं कोई अगर फंस गया तो निश्चित तौर पर हमारा जो है सत्ता में हम आ जाएंगे। तो ये लास्ट पासा जो फेंकने की बात है ये कांग्रेस कर सकती है, हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं जनता का विश्वास है, जनता का विश्वास जीतने में हम कामयाब भी हुए हैं, और आगे का जो संकल्प पत्र है वो भी जनता का ही संकल्प पत्र है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपके संकल्प पत्र पे जनता विश्वास करिए, लेकिन विपक्षी पार्टी का जो न्याय पत्र है वो आप कह रहे हैं एक पासा फेंकने का एक जरिया, एक छद्म वो एक न्याय पत्र जारी किया गया, क्योंकि आप जिस तरह से आप कह रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं राजकुमार वर्मा। राजकुमार जी, आपने सुना होगा रमाकांत मिश्रा जी कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो जनता विश्वास कर रही है इनके संकल्प पत्र पर, और मोदी की गारंटी भी यहां पर है, मोदी पर विश्वास करें, लेकिन आप जो एक लेकर आए हैं, क्योंकि आप अभी सत्ता में नहीं, आप कह रहे हैं आप उस पर जनता कैसे विश्वास करेगी, क्योंकि इस तरह की यहां पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आप सिर्फ एक छद्म यहां पर एक न्याय पत्र लेकर आ रहे हैं जो कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप बहलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। आप जी नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है सर? श्री भागीरथ साहू। भागीरथ जी, मैं आज बता दूं आपको कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना जुमला पत्र जारी किया है, जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि झूठ का पुलिंदा है। जब से देश प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बने हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बताती है। दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को बताते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो आज इन्होंने जुमला पत्र जारी किया है, हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल साधारण भाषा में पूछना चाहती है, क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया? क्या महंगाई सस्ती हो गई? क्या आटा दाल चीनी सस्ती हो गई? क्या जीएसटी कब हो गया? क्या गरीब अमीर की जो खाई आपने बढ़ाई है कुछ विशेष मित्रों के साथ, वो कम हो गई? क्या आम आदमी पूछ रहा है कि वो 15 लाख रुपए आ गए क्या इस जुमला पत्र के अंदर? वो काला धन लौट गया क्या? ये तमाम बातें हिंदुस्तान का नागरिक पूछ रहा है। और आप कहते हैं लखपति दीदी से हमने मौजूद किया महिलाओं को। आदरणीय बीजेपी के साथी प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी जो हिंदुस्तान की महिला पहलवान है, उनको लखपति कब करेंगे आप? हिंदुस्तान की प्रत्येक खिलाड़ी महिला बार बार पूछ रही है देश के प्रधानमंत्री जी से कि बार बार लखपति दीदी करते हैं, और खिलाड़ियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। देश के प्रधानमंत्री जी से आज तक उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला गया, तो देश बार बार पूछता है कि 15 लाख रुपए कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? राजकुमार जी, 2019 में आपने भी 72,000 की बात की थी, आपने 72,000 का जिक्र किया था। इस बार आप महिलाओं को 1 लाख रुपए और युवाओं को भी 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप के तहत देने की बात कर रहे हैं। 72,000 जो आपने जिक्र किया था, उस वक्त जनता पर जादू नहीं चल पाया है। आपको लग रहा है कि इस बार जो आप महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप के तहत, तो इस बार जादू चलेगा आपका? क्योंकि इस बार अगर अभी देखेंगे आंकड़े 2014 में, 2019 में मोदी की बात सुनी जा रही है अभी तक। तो भागीरथ जी, हमने जो न्याय पत्र जारी किया है वो हिंदुस्तान के आम लोगों की आवाज बन के हमने जारी किया है। हम सत्ता में आए ना आए वो सब्जेक्ट अलग है, हम चाहते हैं हिंदुस्तान की जनता की हम आवाज बने। हिंदुस्तान की जनता ने अब तक हमको पिछले 10 साल से विपक्ष में बैठने का मैंडेट दे रखा है, और हम हिंदुस्तान की, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता आवाज या समर्थन कैसे देती है? जनता आवाज या समर्थन आपको देती है वोट के जरिए। अगर वो वाकई आवाज उठा रही है, वाकई जनता की आवाज है, तो जब वो वोट करती है तो उसी पार्टी को वोट करेगी जिसके साथ वो खड़ी है। तो मुझे लगता है 4 जून को वो चीज समझ में आ जाएगी कि जनता की आवाज किसके साथ है, बीजेपी के साथ है, या बीजेपी की पार्टी एनडीए के साथ है, या फिर आप लोग के गठबंधन के साथ। ये देखने वाली बात होगी। ठीक है। रविंद्र प्रताप जी, देखिए आपकी तरफ से भी घोषणा पत्र जारी किया गया। अब
सभी पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया, कोई न्याय पत्र कह रहा है, कोई संकल्प पत्र कह रहा है। लेकिन यहां पर बीजेपी डंकी की चोट पे कह रही है कि जो जो हमने पहले अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था उसको हमने पूरा कर दिया है। इसमें जिक्र भी करते हैं राम मंदिर जो एक बड़ा मुद्दा था उसका जिक्र करते हैं, 370 का जिक्र करते हैं कि 370 हमने हटा दिया, ट्रिपल तलाक हमने खत्म कर दिया, सीए लागू हमने कर दिया है, तो महिला आरक्षण बिल हमने लेकर आए उसको पास करवा दिया है। ये वो बड़े बड़े मुद्दे थे बीजेपी के घोषणा पत्र में जिसको पूरा कर दिया है। इसलिए अब कह रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए इस बार नाम भी दिया गया है कि भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। अभिनव भाई साहब, बीजेपी का जो घोषणा पत्र लेके आई है यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से हताश और निराश है, और यह पूरा का पूरा जो घोषणा पत्र है वो 10 साल की असफलताओं का पुलिंदा है। इस घोषणा पत्र में अगर आप देखेंगे तो केवल आत्ममुग्धता, जुमला, झूठ और सपनों के सिवाय कुछ नहीं है। पहले तो मैं ले चलता हूँ जरा पीछे 14-15 में। इन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं मिली। काला धन ले आएंगे, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे, नहीं मिला। रुपए का मूल्य बढ़ाएंगे, 84-85 गिर के हो गया। किसानों पे आय दुगनी करेंगे, 22 में बोला 5 साल बाद होगी। गंगा मैया की सफाई करेंगे, हाईकोर्ट ने कहा भयंकर भ्रष्टाचार हो गया। किसानों के एमएसपी दुगना करेंगे, 700 किसान मर गए, इसके लिए कुछ भी नहीं किया। गारंटी दिया मोदी जी ने कि हम 2-3 महीने में कर देंगे, जब दोबारा किसान बैठे तो उनके ऊपर गोलियां चलवा दिया डहर की तरह। स्मार्ट सिटी देंगे, पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं कि स्मार्ट सिटी याद भी है किसी को। बुलेट ट्रेन देंगे, पता नहीं, इस बार भी बता रहे हैं बुलेट ट्रेन देंगे। पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, मालूम नहीं। ये तो पिछले 14-19 के घोषणा पत्र थे। अब जो ये जरा बोल रहे हैं, जरा इनकी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। जानते कैसे बाहर आए हैं? परिभाषा बदल दी, उससे बाहर चले आए। गरीबी की परिभाषा बदल के इन्होंने कर दिया, हर वह शहरी व्यक्ति जो 32 रुपए खर्च कर सकता हो प्रतिदिन, हर वह ग्रामीण व्यक्ति जो 27 रुपए प्रतिदिन खर्च कर सकता हो, वो गरीब नहीं है। ऐसे परिभाषा बदल दिया, गरीबी से बाहर आ गए। बोला मुफ्त राशन को 5 साल के लिए बढ़ाएंगे, तो अपनी अयोग्यता का परिचय दे रहे हैं कि अभी अगले 5 साल तक भी हम 80 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे। फिर कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड देंगे। ये आयुष्मान कार्ड बहुत बड़ा घोटाला है। ये प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को बेनिफिट देने का तरीका है। ये नहीं कहा कि हम एक खुलवा देंगे, हम सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़वा देंगे, हम वहां मुफ्त इलाज कराएंगे। नहीं, हम पैसा देंगे, आपसे वसूलेंगे, आप आयुष्मान कार्ड लेके जाइए और मेदांता को दे के आ जाइए। आगे कहते हैं जन औषधि केंद्र हम देंगे। जन औषधि केंद्र में 1700 दवाइयां लिस्टेड हैं। किसी भी जन औषधि केंद्र पे 300 से या 400 से ज्यादा दवाइयां नहीं मिलेंगी। इस पे रिसर्च किया है अमेरिका ने। उसने कहा है भारत में जन औषधि योजना की गति खत्म क्यों हो गई। कारण क्या है कि भारत सरकार जहां से दवाइयां बनवाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का बताते हैं कि 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बाकी नहीं दे पाई। फिर बोलते हैं मुद्रा योजना देंगे। मुद्रा योजना में उन्होंने 2 स्लैब बनाया हुआ है, एक 50,000 से नीचे, एक 50,000 से 5 लाख तक। इसमें कोई भी व्यवसाय नहीं हो सकता है। एसबीआई ने जो डाटा जारी किया था उस अनुसार 3.3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को मिला। शहरी स्तर में कोई भी व्यवसाय नहीं हो सकता है। तो यह पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये इनकी हताशा का ठीक है, आप इसे झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। रमाकांत जी हमारे साथ कुछ समय के लिए, तो एक बार फिर से उनके पास चले जाता हूं, उनसे जवाब ले लेता हूं। रमाकांत जी, आपके जो राजनीतिक सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है, सिर्फ जुमला है और आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं सिर्फ। भागवत जी, मैं आपको रविंदर जी अभी कह रहे थे, बड़ा सम्मान करता हूँ मैं। रविंदर जी अभी कह रहे थे, बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो ये जो अभी डाटा कह रहे थे वो 30 रुपये रूरल एरिया में और जो ग्रामीण एरिया की जहां तक बात है, मैं बता रहा हूँ ये कांग्रेस का ये डाटा दिखा रहे थे। मुझे लगता है रविंदर जी इसको ढंग से जरा पढ़ें तो 25 करोड़ कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं वो इनको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है जो कि इन्होंने कहा जो कि हमारा झूठ का पुलिंदा है। ठीक है भाई, आपने कहा झूठ का पुलिंदा है। हर एक विपक्षी पार्टियां दूसरे की पार्टी के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा कहती है। तो भाई एक चीज बताइए, इन्हीं घोषणा पत्र के ऊपर में, इन्हीं संकल्प पत्र के अंदर में हमने जनता के सामने जब हम जाते हैं तो 2014 में भी हमें आशीर्वाद मिलता है भाई, 2019 में भी आशीर्वाद मिलता है, और जहां तक अभी बात है 2024 की, चलिए छोड़िए, 4 जून को आने दीजिए, मैं उससे पहले कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन आशा तो कर
जनता सामने में हर चीज की परीक्षा होती है। नहीं किए, जनता फिर भी विश्वास जता रही है हमारे ऊपर में। जो हाँ, ये यही एक पार्टी है जो हमको अगर कुछ रह भी गया होगा तो यही पार्टी पूरा करेगी। ठीक है रमाकांत जी, समाज- जनता आप पर विश्वास जता रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी अपने न्याय पत्र में जनता को खूब लोक लुभावन वादे कर रही है, आपने उस तरह से ज्यादा लोक लुभावन वादे नहीं किए हैं। भार्गव जी, मैं यही चीज कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं जो कि आप घोषणा पत्र में हर एक बिंदु लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम, मैंने क्या कहा, 2047 तक विकसित भारत का और उसका प्रोजेक्शन या उसका रोड मैप कैसे हम तैयार करेंगे उसको, इसके लिए भी हम जनता के सामने लेकर के आए हैं। अब देखिए कांग्रेस ने क्या कहा, जो 72,000 रुपए इन्होंने 2019 के अंदर में कहा था, जो कि हर एक खेत खाते में जाएगा, अब ये कह रहे हैं 1 लाख रुपए जाएगा। भाई जाएगा तो कैसे, लेकिन आपने जैसे कहा 30 लाख नौकरी, ठीक है भाई, 39 लाख तो स्वीकृत नौकरी है मात्र सरकारी खाते में, 39 कुछ समथिंग जो है सो स्वीकृत नौकरी है सरकारी खाते के अंदर में। आप कह रहे हैं 30 लाख, फिर कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉई है उसको आप क्या करेंगे? ये सारी चीजें जो है सो कहीं ना कहीं दिखाती है, जो कि ये मैंने पहले ही कहा, एक लाइन कहा है हमने भगत जी आपके चैनल के ऊपर में, जो ये हताश जुआरी की तरह अंतिम पासा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ राहुल गांधी जी अगर इस बार का चुनाव हार जाते हैं तो उनको कम से कम अवकाश ले लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई दूसरा ही कह रहा है, नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता का भरोसा लोकतंत्र के अंदर में बहुत बड़ी चीज है, और हम जनता का भरोसा उसके ऊपर में। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सब लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे 4 जून में कौन जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा। संजय सिंह यादव जी, आप लोग भी अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं, आप लोग 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, और तमाम बहुत सारे लोक लुभावन वादे आपने भी किया। हालांकि सवाल फिर यही उठता है कि जब आप लोग गठबंधन में, लेकिन तब भी आप लोग की सभी पार्टियों ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन आज जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया इसमें लोक लुभावन वादे इतने तो नहीं है, लेकिन हर जगह कुछ सशक्त बनाने की बात की जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लखपति दीदी बनाने की बात की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि हम 1 करोड़ महिलाओं को बना चुके हैं, अभी तक सशक्त बना चुके हैं, अब 3 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे। ऐसे ही यहां पर अगर बिजली बिल यहां पर अगर फ्री देने की अगर बात की जाती किसी पार्टी की तरफ से, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हम सूर्योदय योजना के तहत हम हर ग्रामीण में कम से कम वहां पर करोड़ों लोगों को हम वहां पर एक सोलर पैनल लगाएंगे, इसके जरिए उनको बिजली फ्री देंगे। तो वो एक खाका भी बता रहे हैं, एक अपना विजन भी बता रहे हैं कि हम कैसे उसको पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि बस हम देंगे। तो जनता जरूर पूछेगी ना कि आप कैसे दे पाएंगे, क्योंकि पहले भी 72,000 की बात की गई थी कांग्रेस की तरफ से। साहू जी, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उस पर तो मुझे क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जुमलों की बात करती है, बड़े बड़े वादे करती है। 15 लाख रुपया हर एक नागरिक को देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर 7 युवाओं को देंगे, महंगाई घटेगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्या कुछ हुआ? क्या किसी को भी 15 लाख रुपया आज तक नहीं मिला? काला धन भी आज तक वापस नहीं आया। भ्रष्टाचार के जितने बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी दल में थे पहले, आज सारे बीजेपी में हैं। 12 बजे रात को भी भ्रष्टाचारी लोगों को वोट दिला दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। तो ये बीजेपी एक्चुअली ये भारतीय जुमला पार्टी है, और ये जो राजनीति करती है भाजपा, ये तो धार्मिक उन्माद पैदा करके राजनीति करती है। इसका क्या है? राम मंदिर का निर्माण है। अरे भाई, राम मंदिर तो सबके भगवान है, हम लोग के भी आदर्श हैं, हर एक भारतीय के आदर्श हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के मुस्लिम समाज के लोग भी राम का आदर करते हैं। ये राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, 370 हटाने की बात करते हैं, सीए लागू करने की बात करते हैं। ये तमाम मुद्दे जो है, ये जो है धार्मिक उन्माद से पैदा करके ये सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। यही तो बीजेपी का चरित्र है। तो बीजेपी के बारे में ये मुद्दे मुझे बताइए आप। मैं थोड़ा इसमें आपत्ति करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर की अगर बात करें तो धार्मिक उन्माद ही पैदा करने की बात करते हैं। मुझे लगता है ऐसा कैसे? अगर किसी की पार्टी में अगर उसके घोषणा पत्र में लिखा है कि हम राम मंदिर निर्माण करेंगे, अगर इसका वो जिक्र करते हैं, तो इससे धार्मिक उन्माद कैसे फैलेगा? नहीं, मैं कहता हूँ कि भगवान के साथ सौदा किस बात का? भगवान तो सबके हैं।
राम तो सबके तो आप भी आदर्श हैं। कीजिए ना, आप भी जिक्र कीजिए उनका, लेकिन इससे धार्मिक उन्माद तो नहीं फैलेगा ना, क्योंकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम भाई वो भी इसमें साथ में, फिर आप कह रहे हैं धार्मिक उन्माद, तो मुझे लगता है इसको इस तरह से कम तो नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई राम मंदिर की बात करे तो आप कह रहे हैं धार्मिक उन्माद, तो मुझे लगता है इसको कम से कम ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए। हम लोग राम का आदर करते हैं, सभी धर्मों के भगवान का आदर करते हैं, सभी धर्मों का। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है, हमारा जो नेता आदरणीय तेजस्वी यादव है, तो वो तो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया और अपने वादे को पूरा किया। अगर हमारा लेकिन नेता जेडीयू तो कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार थे, उनके जरिए ये पूरा हुआ है। भाई जदयू वाले जो कहते हैं 17 साल में, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हमने 17 साल जब शासन किया तो 4-5 लाख लोगों को नौकरी दिया, और हमारे नेता के दबाव में, प्रभाव में, तेजस्वी जी के प्रभाव में 17 महीने में हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया बिहार में। और जो नौकरी दिया तेजस्वी जी, आज पूरे देश में वो नजीर बन चुका है। सभी पार्टी को ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं। इतने कम उम्र का लड़का, जिसे कि मतलब हम लोग दूसरे पार्टी वाले परिवारवाद की संज्ञा देते थे, आज तेजस्वी यादव इस देश में युवा नेताओं में सबसे काबिल नेता बन के उभरा है। और वो भले ठीक है, मुझे लगता है कि हर कोई पार्टी अपने अपने जो नेता है उसकी तारीफ करती है, बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन रमाकांत पटेल जी देखिए, ये देश का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और यहां पर जो 272 से ऊपर बहुमत लेकर आएगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन जैसे आपकी पार्टी की बात कर लें कि आप दिल्ली पंजाब तक आपकी दोनों की सरकार, लेकिन गारंटी आप लोग, चाहे हम सपा की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, गारंटी और घोषणा पत्र आप लोग इस तरह से लेकर आ रहे हैं जैसे कि अगर सरकार, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये विधानसभा का चुनाव है लेकिन लोकसभा का चुनाव है। आज बीजेपी ने अपनी भी गारंटी गिनाई, अपने भी संकल्प पत्र लेकर आए। जनता किस तरह से इन चीजों को देखेगी, वो ये भी तो सोचेगी ना, वादे तो आप लोग कर रहे हैं लेकिन वादे कौन पूरा कर पाएगा, उसी के साथ जाना पसंद करेगी ना वो। बिल्कुल, मैं बड़ी देर से सभी की बातें सुन रहा था। एक बात इसमें निकल के आ रही है, मैं भाजपा प्रवक्ता के भी सुन रहा था, राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उनकी भी सुन रहा था, और तमाम चैनलों में भी जो बातें सुनता हूं, एक बात समझ में आ रही है कि लोगों को अपने चश्मे का नंबर बदलने की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि मोदी जी ने अपने वादे पूरे किए थे। ये नारा किसका था भाई? 2014 में महंगाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कम हो गई। शायद इनको 30-32 रुपये लीटर में पेट्रोल डीजल मिल रहा होगा, 300 का सिलेंडर महंगा लगता था, 150 में मिल रहा होगा शायद इनको। तो मेरे को लगता है कि इनको अपने चश्मे का नंबर बदल देना चाहिए। ये बात किसने की थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे? शायद 2 करोड़ इनके परिवार के लोगों को रोजगार मिल गया होगा, जिनको लग रहा है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए, इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये बात किसने की थी कि विदेशों में जमा काला धन वापस लेके आएंगे, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख देंगे? मेरे को लगता है जो लोग इसका समर्थन करते हैं, ये सारी सुविधाएं उनके घर के लोगों को मिल गई होंगी। मुझे जहां तक समझ में आता है, इन्होंने बात की थी कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या यही वादा किया था इन्होंने कहा था किसानों का भला होगा, स्वामीनाथन आयोग कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। और जब किसान आते हैं इस मांग को पूरा कराने के लिए, काले कानूनों को रद्द कराने के लिए, तो उनके रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, कील वाली दीवारें, जितनी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं है। किसानों से इतना भय, ये कहते हैं किसानों का भला करेंगे। अभी कह रहे थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, निकल गया 2022, 24 चल रहा है, हो गई आय दोगुनी, लागत दोगुनी हो गई है। तो ये जुमला पत्र जो आज जारी किया है इन्होंने, इनको पहले बताना चाहिए था। इन्होंने इसमें आयुष्मान भारत का जिक्र किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जो आयुष्मान योजना से इन्होंने लाभ दिया है वो 8,000 करोड़ का लाभ है, और अकेला जरा सी जगह है 2 करोड़ लोगों की जगह, दिल्ली में हमारा जो स्वास्थ्य का बजट है वो 9,500 करोड़ रुपए का है, 9,500 करोड़ रुपए का। 10 साल में देश के अंदर से 1 लाख सरकारी, लेकिन आप आयुष्मान योजना के लाभ और आप बजट से आप इसको, ठीक है नहीं, मैं बस लाइन जोड़ रहा हूं, आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, वो मैं कह रहा हूं। आप उसको बाद में जोड़ दीजिएगा।
देश भर के अंदर 10 साल में इन्होंने 1 लाख सरकारी स्कूलों को कम करने का काम किया है। 11 लाख सरकारी स्कूल हुआ करते थे, 10 लाख सरकारी स्कूल बचे। ये मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, जुमलों की गारंटी है, लूट की गारंटी है, गुंडागर्दी की गारंटी है, अवैध वसूली की गारंटी है। ये है मोदी की गारंटी। अब आप अपना सवाल ले लीजिए। ठीक है, मैं बस वही कह रहा था कि आप दिल्ली के स्वास्थ्य का बजट और आप जो आयुष्मान योजना के तहत जिसको लाभ मिला आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फिर केंद्र के बजट से कंपेयर करेंगे वो तो पता है फिर वो तो बहुत कम रह जाएगा। इस बस वही लाइन जोड़ना चाह रहा था मैं। ठीक है सूर्यकांत जी, देखिए हर कोई पार्टी अपनी बात करी, अपने अपने दावे की बात करी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस गारंटी को पूरा करेंगे। हम हैं, बाकी जो दूसरे का जो चाहे घोषणा पत्र और न्याय पत्र वो जुमला है, वो झूठा पत्र है। लेकिन यहां पर देखिए 2014-2019 की बात करें, 10 साल हो गया बीजेपी को। क्या वाकई जिस तरह से बीजेपी के नेता बात कर रहे थे कि जो भरोसा है जनता को हमारे पास आ गया है, और यहां पर लोक लुभावन वादे अगर आप देखें दोनों पार्टियों का, अगर आप या विपक्षी या सत्ता पक्षी अगर आप घोषणा पत्र को कंपेयर कर लें तो क्या विपक्षी पार्टी में लोक लुभावन वादे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? और यहां पर जो बीजेपी जो 2047 के विजन की बात करी, क्योंकि यहां पर मिल कम रहा है जनता को। और अगर जनता, आपको लगता है कि जनता, क्योंकि अभी कुछ देखते हैं हम कि अगर कुछ ज्यादा चीजें फ्री मिल रही होती तो उस तरफ जाती है, तो क्या बीजेपी ने यहां पर कुछ कम यहां पर फ्री देने की कोशिश की, सशक्त बनाने की कोशिश की, और वो मैसेज जनता समझ पाएगी? वो देखिए कौन कितना समझ पाता है, किसने क्या वादे किए हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं पर निर्भर करता है कि वो कहाँ तक अपनी बात पहुँचा पाता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल का दायित्व है कि चुनाव के पहले वो अपने जनता के साथ जो वादे करती है उसे नीचे तक ले जाए, जनता तक पहुँचाए और जनता को बताए कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं क्या करूँगा। अब जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार उसके जो नेता हैं, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर कहूँ तो लगातार मैदानी स्तर तक दिखाई दे रहा है, दौरे कर रहे हैं उनके बड़े से लेकर छोटे नेता तक, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रधानमंत्री स्वयं हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, उनके जितने बड़े चेहरे हैं। अगर आप विपक्ष की बात कर लें तो कांग्रेस से अभी तक राहुल गांधी जी की एक सभा हुई है। उनके यहाँ पर कौन बड़े चेहरे हैं? कमलनाथ जी अपनी सीट तक सीमित हैं, दिग्विजय सिंह जी अपनी सीट तक सीमित हैं। अगर आप अन्य राजनीतिक दलों की देख लें तो एक सीट थी खजुराहो लोकसभा सीट, उसको लेके जो सपा को दी गई थी उसको लेके कितनी असमंजस की स्थिति बनी रही, और अंत में क्या हुआ कि जो सपा का प्रत्याशी था उसका नामांकन पत्र निरस्त हो गया। अब अगर आपकी भी बात कर लेते हैं तो आपका अभी तक कोई बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में क्या दिखाई दिया? लोकसभा चुनाव के पहला चरण की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई और अब मतगणना आने में कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल जितनी अच्छे तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचा लेगा, उसके मन में विश्वास पैदा कर देगा, उस राजनीतिक दल को निश्चित रूप से मतदान के दिन फायदा होता है और होगा। तो मुझे लगता है इस पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के आगे दिखाई दे रही है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि घोषणा पत्र, न्याय पत्र अपनी जगह, लेकिन जनता तक उसको जो ज्यादा लेके जाएगा, जो ज्यादा कन्विंस कर देगा कि हम इस गारंटी को पूरा करेंगे, जनता उसके साथ जाएगी। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, देखिए मैंने वही कहा, अभी सूर्यकांत जी भी कह रहे हैं कि वादे तो हर पार्टी करती है, लेकिन जनता को कन्विंस करना यहाँ पर एक बड़ा, यहाँ पर एक टास्क भी होता है, और जो जनता को ज्यादा कन्विंस कर देता है उनको लगता है कि ये वादे पूरे कर देंगे। पिछली बार आप लोग ने 72,000 रुपए देने की बात की थी, एक बड़ी योजना थी। राहुल गांधी ने इस योजना की घोषणा की थी, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा भी था कि मैं एक ऐसी घोषणा करने वाला हूं जिससे धमाका होने वाला है, और लेकिन उसका असर कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी भी आप लोग बड़े बड़े वादे तो करें, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जनता के लिए लोक लुभावन वादे आपके न्याय पत्र में ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन जनता को कन्विंस करना भी यहां पर बड़ी चुनौती है। और कुछ ऐसे मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे जो जनता को भावनात्मक रूप से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा जिसका फिर से यहां पर जिक्र किया गया है, सीए का मुद्दा जिसका फिर से जिक्र किया गया है, ये वो मुद्दे हैं जो लगता है कि बीजेपी शायद कुछ भावनाओं के साथ भी जनता के साथ जाती रही है। भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में जो वर्तमान के मुद्दे होते हैं उनको भटकाने में बहुत माहिर पार्टी, पूरी की दुनिया की सबसे स्ट्रांग पार्टी अपने आप को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये कहता हूं कि मुद्दों को भटकाने में भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इस देश में मुद्दा चल रहा है किसान का, इस देश में मुद्दा चल रहा है जवान का, इस देश में मुद्दा चल रहा है रोजगार का, इस देश में मुद्दा चल रहा है महंगाई का। उन मुद्दों से भटका करके ये कभी ले जाते हैं राम मंदिर पे, कभी ले जाते हैं किसी और मुद्दे पे। मैं ये पूछना चाहता हूं, लेकिन वो तो घर की भी बात करें, वो कह रहे कि हम 3 करोड़ मकान भी देंगे बनाकर। हम अजी मकान तो छोड़ो, रोटी पानी तो दे दो। आम आदमी पूछ रहा है
कि मुझे तो रोटी पानी कपड़ा दे दो, इससे आगे बढ़ते हो तो स्वास्थ्य और शिक्षा दे दो। शिक्षा पे आपको चिंता नहीं है, स्वास्थ्य पे आपको चिंता नहीं है, रोटी की आपको चिंता नहीं है, महंगाई की आपको चिंता नहीं है, कपड़े की आपको चिंता नहीं है, महिलाओं की आपको चिंता नहीं है, लूट जो मच रही उसकी आपको चिंता नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, काला दिन आएगा, जीएसटी आएगा। एक बात बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये नोटबंदी की थी, इस नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? गरीब तो मर गया, गरीब ने तो आत्महत्या कर ली। ये जो आपकी जीएसटी है और ये नोटबंदी है, इससे तो लोगों ने आत्महत्या की है। और आज तक आम आदमी बार बार पूछ रहा है कि जो आपने गर्मी के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगवाई थी, उस नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? आपने अपने लेकिन राजकुमार जी, मुझे लगता है ये मुद्दे तो 2019 में भी थे, नोटबंदी का ये मुद्दे खत्म नहीं हुए, जीएसटी का मुद्दा उठाया था, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं हुए। बार-बार हम वही बात कह रहे हैं कि जो मुद्दे 2014 से चल रहे हैं वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने खत्म नहीं किए और नए जुमले पेश कर दिए। जो मुद्दे उठा रही है अभी ये घोषणा पत्र में, हालांकि इसका कितना जिक्र इस पर देखना होगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के अगर आप घोषणा पत्र देखें तो यहाँ पर 3 करोड़ लोगों को मकान देने की बात की जा रही है। पेपर लीक, जो कि उत्तर प्रदेश में आप इस मामले को लगातार उठाते रहे, इसको लेकर भी कानून बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये मामला कहने को उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है, जिसको लगातार आपकी पार्टी उठा रही है। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि हम कानून बनाएंगे। मुद्रा योजना के तहत यहाँ पर और लोन की जो सीमा उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और बुलेट ट्रेन, यहाँ पर सिर्फ गरीबों की बात नहीं कर रही बीजेपी, बुलेट ट्रेन की बात कर रही है। ये भी कह रही है कि हम 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे। और अभी जो राजकुमार जी कह रहे थे कि पहले रोटी कपड़ा तो मिल जाए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी उससे और आगे सोच रही है, 2047 की जिक्र कर रही है। ये जितनी बातें आपने कही, इसमें से ज्यादातर बातें 2019 के घोषणा पत्र में थी। 2019 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाएंगे और अटल टिकटिंग लैब बनाएंगे। वो क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं पूरा कर पाए, फिर जुमला दे रहे हैं। अब छोड़ देते हैं उनकी बात, की झूठों की बात करने से फायदा क्या। CSDS का एक सर्वे आया, सरकार प्रायोजित सर्वे है, उसमें महंगाई बेरोजगारी 50% थी। बीजेपी के जो घोषणा पत्र में महंगाई बेरोजगारी के कहीं स्थान नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जब सोते हैं उठते हैं, 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं तो एब्रिविएशंस बनाते हैं। एक एब्रिविएशन बनाया उन्होंने, ज्ञान। गरीब बताते हैं, तो गरीब का तो मजाक उड़ा दिया, 32 रुपए 27 रुपए। युवा बताया, वे युवा जाति है, पता नहीं क्या क्या जो मर्जी आता है। नरेंद्र मोदी तो ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं तो गढ़ देते हैं। ILO की रिपोर्ट आई है कि भारत के शिक्षित युवाओं में 66% लोग बेरोजगार हैं। इनका कोई रोड मैप लेके क्यों नहीं आए? अगर आना था तो घोषणा पत्र में आना था, एब्रिविएशंस में नहीं आना था। फिर बोले अन्नदाता की MSP नहीं आई, आवारा पशुओं की नहीं आई, जो कृषि संयंत्र हैं उस पर GST घटाने की बात कोई नहीं कही। फिर N बताते हैं नारी, 13 लाख महिलाएं और बच्चे 2 साल में गायब है। ये लोकसभा में प्रश्न का उत्तर में आया था। आज तक बताएं कहां वो 13 लाख बच्चियां महिलाएं। फिर ये एक जुमला दिया इन्होंने, नारी वंदन बिल। तो नारी वंदन बिल तो कभी आएगा कि नहीं आएगा, आभासी है ये तो मालूम नहीं। लेकिन जब इन्होंने अपने टिकट दिए तो इस हिसाब से एक तो 83 महिलाओं को टिकट देना था। मेरी जानकारी में अब तक केवल 46 महिलाओं को, 46 महिलाओं को टिकट मिला हुआ है। ये बीजेपी झूठ बोल रही है और झूठ को कैसे प्रूव करती है, हम जीतते आए हैं। जरा जीतने का भी सुन लीजिए। पिछले 10 साल में जो चुनाव हुए हैं, 28 राज्यों में केवल 9 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसमें से 3 अभी, इससे पहले केवल 6 राज्यों में थी। और अगर इतना असर था इनके घोषणा पत्र का तो 9 राज्य तक ही सीमित रह गए। पिछले जो 15 चुनाव किसी प्रकार के हुए, उसमें से 11 चुनाव हार गए। जो अंतिम 2 चुनाव हारे हैं। बीजेपी अभी भी बड़ी पार्टी, जिसके सबसे ज्यादा राज्यों में इसकी सरकार है। ठीक है, समय मेरे पास कम है। 9 राज्य में है सर, 9 राज्य में है। क्यों कह रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, 9 राज्य में है बस। ठीक है, संजय सिंह जी देखिए, अगर देखें, किसानों की बात कर रहे थे अभी रविंद्र प्रताप जी, MSP की बात कर रहे थे। ये एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसके लिए लगातार आंदोलन भी हम देखते होता आ रहा है। लेकिन इस बार भी अगर MSP की बात करें, आप कह रहे कि कांग्रेस ने भी कहा हम MSP पे गारंटी बनाएंगे, लेकिन जो एक आंदोलन शुरू हुआ था किसानों का, वो अभी उतना व्यापक स्तर में कितना असर हो गया तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा है कि जो हम सम्मान निधि दे रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे, हम जो MSP है उसको भी हम लगातार बढ़ाते रहेंगे, जिन फसलों में हम देते हैं। तो ऐसा जिक्र किया जा रहा है, तो क्या MSP की गारंटी पर जिक्र नहीं किया है? MSP की गारंटी देने की बात की कांग्रेस ने, इसलिए आपको लगता है किसान आप लोग के साथ चले जाएगी?
भाजपा ने जो 4 नारे दिए हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, तो ये तो युवाओं को छल किए। प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देना था, तो इसने युवाओं को ठगा ही ठगा है। महिला पर आप आज चले आइए, तो कितने महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, पहलवान महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, क्या बीजेपी ने उसका कोई संज्ञान लिया क्या? तो ना इसके लिए महिला महत्वपूर्ण है, ना युवा महत्वपूर्ण है। गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। और महंगाई आज इतनी बढ़ गई है कि इस देश का गरीब दाल रोटी खाने में आफत है। तो ये गरीबी को कहाँ, गरीब आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब अपने महंगाई के बोझ से दबी पड़ी है। तो इसका जो 4 नारा है, युवा, महिला, गरीब, किसान, किसानों को तो इसने कुचलने का काम किया। देश भर के किसान दिल्ली में जंतर को प्रदर्शन किए। इसने क्या किया किसानों के साथ? कौन सा, मतलब कितनी बुरी सलूक किया बीजेपी वालों ने किसानों के साथ। तो ये इनका जो नारा है, मोदी जी जो कहते हैं, हमारा जो नारा है युवा, महिला, गरीब, किसान, इस सबों को तो बीजेपी ने ठगा ही है। तो ये तो ठग पार्टी है, भ्रष्ट जनों की पार्टी है। जो भी दल में भ्रष्टाचारी थे वो सारे के सारे बीजेपी में जाके सदाचारी हो गए। ये तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग मशीन बन गई है कि भाई आप दूसरे जगह हो तो भ्रष्टाचारी हो, अब मेरे साथ चले आओ तो सदाचारी हो। भ्रष्टाचार की आप बात करें, भ्रष्टाचार दोनों तरफ से किया जा रहा है। रमाकांत पटेल जी, भ्रष्टाचार तो कह रहा हूं, ठीक है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई दोनों तरफ से कहा जा रहा है, आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है, समय का हमारे यूपीए के समय में भी जो लोग भ्रष्टाचारी थे, ठीक है, समय कम है। बीजेपी की अगर बात करें, जब भी आपका जिक्र करते कहते हैं कि आपके जो नेता है वो तो जेल में थे, वो तो बेल पर, इस तरह के जिक्र जरूर करते हैं वो। लेकिन रमाकांत पटेल जी, भ्रष्टाचार की अगर जब बात होती है तो भ्रष्टाचार को लेकर ही आपकी पार्टी का निर्माण हुआ था। लेकिन अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हैं, अभी जेल में अभी हैं, वो अभी उनको बेल नहीं मिली है शराब घोटाले मामले में, और फिर से इसमें कहा गया नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हम भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करते ही रहेंगे। और आप लगातार विरोध कर रहे हैं। आज अंबेडकर जयंती है और आप संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ की आप जिक्र भी कर रहे हैं, इसको लेकर आप आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर आपको लगता है कि जनता के बीच में जिस तरह से आप लोग खाका एक यहाँ पर पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार है, क्या वो चीज वाकई निकल के सामने आ रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जिस तरह से बीजेपी कहती आ रही है एक के बाद, क्योंकि पहले कहा जाता था बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, आज कम से कम जनता को ये तो लगता है कि बड़े बड़े नेता चाहे मुख्यमंत्री हो, वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में तो जाते हैं। वो ये बड़ा दुखद है भागीरथ जी कि जो नेता, जो मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है, जनता द्वारा किए हुए वादों को पूरा कर रहा है, उसको आपने बिना सबूत के जेल में डालने का काम किया है। जेल में डालने का काम किया है। आप बतलाइए, क्या भ्रष्टाचारी इनको प्रफुल्ल पटेल दिखाई नहीं दे रहे थे? छगन भुजबल इनको भ्रष्टाचारी दिखाई नहीं दे रहे थे? अजीत पवार इनको भ्रष्टाचारी नहीं लग रहे थे? हेमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी नहीं लग रहे थे? इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया भ्रष्टाचारी नहीं लग रहे थे? देश भर के जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो असली में भ्रष्टाचारी हैं, उनको तो मोदी जी ने अपने सहयोगी बना लिया, अपने साथ मिला लिया, उनको तो टिकट दे दिया, उनको तो बड़ा पद दे दिया। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया, रमाकांत पटेल जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया अगर हमारी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो इन एजेंसियों पर लगाम लगाई जाएगी। लगाम का मतलब फिर ये कि आप उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे। जिनसे आप स्वतंत्र करने की बात करते हैं एजेंसियों को, अगर लगाम लगेगी इनके ऊपर तो फिर ये एजेंसी तो आप लोग के हिसाब से काम करेगी। भागीरथ जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, आज सारी एजेंसियां, देश भर की जितने एजेंसियां हैं, जितने संस्थान हैं, सब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कब्जे में है। सारी एजेंसियां, आप देखें कि किसी भाजपा के नेता के यहां पे कोई कार्यवाही हुई? कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिना एक चवन्नी मिले गिरफ्तार करके रखा गया है, बदनाम करने का काम किया जा रहा है, तानाशाही मचा दिए हैं। तो सारी एजेंसियां केवल मोदी के इशारे पे काम कर रही हैं। इन्होंने, मोदी जी ने सारी एजेंसियों को अपना तोता बना रखा है। तोता, ये आज मैं बोल रहा हूं आपके सामने। दूसरा कि अगर हम कहते हैं कि एजेंसियों को स्वतंत्र करने का काम करेंगे, हम स्वतंत्र करने का काम करेंगे, अगर कोई सत्ता पक्ष का आदमी गड़बड़ करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी।
कोई भी व्यक्ति देश का गड़बड़ करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये नहीं होगा कि एजेंसियों के माध्यम से वसूली करो, जो आज केंद्र की मोदी जी की सरकार कर रही है, अवैध वसूली का रैकेट चला रही है इन एजेंसियों के माध्यम से। हाँ, इलेक्शन बॉन्ड में तो किया है इसने भ्रष्टाचार। ठीक है, हालांकि इलेक्शन बॉन्ड तो आपकी जो सहयोगी पार्टी है उनको भी कम से कम 16 करोड़ का 1600 करोड़ का उनको भी इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन देखना होगा कि जनता भागीरथ जी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का कहा, मैं क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो दबाववश चंदा मिला है। नहीं, ठीक है, हमारा समय समाप्त हो गया। हालांकि अमित शाह कह चुके हैं कि जितना हमें मिला है उतना ही हमारे जो विपक्षी पार्टी गठबंधन है उतना ही चंदा उनको भी मिला है। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत मिश्रा जी, राजकुमार मिश्रा जी, रविंद्र प्रताप जी और संजय सिंह यादव जी, रमाकांत पटेल जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 24 का रन है और क्या यहाँ समीकरण दिखाई दे रहे हैं, और इसी के चलते अब सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बहुत सारे लोक लुभावन वादे उस तरह से नहीं है जिस तरह से इंडिया गठबंधन के यहाँ पर घोषणा पत्र में, यहाँ पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोक लुभावन वादे नहीं है, लेकिन 2047 के एक विजन को लेकर यहाँ पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम 2047 के मिशन पर जा रहे हैं, देश को सशक्त बनाने की बात करें। देखना होगा कि जनता किसके घोषणा पत्र पर, किसके न्याय पत्र पर, किसके वचन पत्र पर यहां पर भरोसा करती है, विश्वास करती है और उसको जिताती है और उसको यहां पर देश की बागडोर संभालने का मौका देती है एक बार फिर से। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।